So far we have talked about the polymers, how the polymers can be solubilized, what are the factors that affect the solubility of the polymer in a given solution, and how to choose the solvent for a particular polymer to get it solubilized. So उसके लिए हम वो फैक्टर देखते थे जिसको हम कहते थे solubility parameters. तो अभी तक हमने ये सारा कर लिया. होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है. अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोडाइनमिक्स ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशंस. तो अल्टीमेटली हम पॉलीमर सॉल्यूशंस के ऊपर ही चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे अब हमने इसकी थर्मोडाइनमिक्स की बात करनी है. सो थर्मोडाइनमिक्स आप सभी ने पढ़ा हुआ है. वहाँ पे कुछ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स होते हैं लाइक फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, एंड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज लाइक डेल्टा एस. सो ये पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस के केस में, वो हम आज बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पॉलीमर सॉल्यूशंस, हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं उनका सॉल्यूशन और जो पॉलीमर का सॉल्यूशन उनमें क्या बेसिक डिफरेंस रहता है. क्या थर्मोडाइनमिक पैरामीटर जैसे हम नॉर्मल सॉल्यूशंस के केस में अप्लाई कर रहे होते हैं, हम उनको सेम तरह से पॉलीमर के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में आज बात कर रहे होंगे. सो थोड़ा सा एक जनरल व्यू लेते हैं. एज कम्पेयर टू लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, पॉलीमर्स शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. मतलब जो हम नॉर्मल कंपाउंड डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके कंपैरिजन में जो पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. ये इसका मतलब हुआ. ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एंड डिफरेंट पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीमेरिक चेंज इन द सॉल्यूशन. अब आपको पता है कि पॉलीमर क्या है, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करके एक बड़ी लंबी सी चेन बना रहे होंगे पॉलीमर की. तो बिकॉज ऑफ दैट लार्ज साइज उसको डिज़ोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है. मोर ओवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कन्फर्मेशन एक्वायर कर सकता है सॉल्यूशन फॉर्म में पॉलीमर. इसकी वजह से भी उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी डिफरेंट रहती है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स के कंपेयर से अगर उसको कंपेयर करें हम. द बिहेवियर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इन केस ऑफ सिंपल लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स कैन बी एफिशिएंटली एक्सप्लेन्ड बाय कुछ जनरल लॉज थे जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स के सॉल्यूशन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थे. फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर लॉ है रॉल्ड्स लॉ. ये रॉल्ड्स लॉ आपने कई बार पढ़ा होगा, +2 क्लासेस में पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ेंगे आप इसको या पढ़ लिया होगा अभी तक आपने इसको. सो रॉल्ड्स लॉ के जो कंसेप्ट है या जनरलाइजेशंस है उसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट ये जो रॉल्ड्स लॉ है एज सच फेल हो जाता है पॉलीमरिक सॉल्यूशंस की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. रीज़न वही है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है पॉलीमर का सॉल्यूशन में वो नॉर्मल लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कौन से होंगे जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं लाइक NaCl हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया वगैरह वगैरह, जो पॉलीमेरिक कंपाउंड नहीं है. लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का मतलब वो है. तो इस तरह से उसका बिहेवियर लो मॉलिक्यूलर वेट से डिफरेंट है पॉलीमर का. तो वो जो जनरल लॉ वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे थोड़े मुश्किल होते हैं अप्लाई करने. तो पॉलीमर का जो थर्मोडाइनमिक बिहेवियर है सॉल्यूशन में उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरी दी या प्रपोजल दिया. इन दो साइंटिस्ट ने काम किया उस पर, फ्लोरी एंड हगिन्स. ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1942 में इंडिपेंडेंटली काम किया पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस के ऊपर और वहाँ से एक थ्योरेटिकल बेसिस तैयार किया कि किस तरह से पॉलीमर डिज़ोल्व होते होंगे सॉल्यूशन में. तो हम इनकी थ्योरी की बात करेंगे आज. ये उन्होंने एक थ्योरी दी इंडिपेंडेंटली, इसका नाम था फ्लोरी हगिन्स थ्योरी. अब इसके कुछ जनरल कंसेप्ट्स थे कि पॉलीमर को अगर हमने कंसिडर करना है कि पॉलीमर का सॉल्यूशन बन रहा है तो हम कैसे उसको जनरलाइज कर सकते हैं. उसके लिए कुछ इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए और वो पोस्टुलेट्स से इन्होंने जैसे लिखा है, द मॉलिक्यूल्स इन द प्योर लिक्विड एंड द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग पॉलीमर सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लैटिस वेयर ऑल द लैटिस साइड्स हैव द सेम एरिया. अब इसकी बात अगले स्लाइड में मैं एक डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि लैटिस का मतलब क्या है, प्योर लिक्विड का मतलब क्या है और सॉल्यूशन का मतलब क्या है. यहाँ पे द एम्प्टी सर्कल रिप्रेजेंट द सॉल्वेंट, द डार्क सर्कल्स रिप्रेजेंट द पॉलीमर. ये आपने थोड़ा टाइमिंग याद रख लेना, बाकी अगली स्लाइड में जब हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्यूशंस ऑफ पॉलीमर एंड लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स आर क्वासी क्रिस्टलाइन. क्वासी क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ कि ये लगभग क्रिस्टलाइन है
परफेक्ट क्रिस्टल नहीं बना रहे हैं। अब ये भी पॉइंट में आगे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। सेगमेंट ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द लैटिस आर इंटरचेंजेबल। मतलब कि जो पॉलीमर के सेगमेंट क्या हुआ, जो उसके मोनोमर जिससे वो बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ पॉली इथाइलिन, तो जो उसका सेगमेंट हुआ वो इथाइलिन हुआ। तो जो पॉलीमर का सेगमेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो उसकी लैटिस साइट है उसको इंटरचेंज कर सकता है। मतलब जहाँ सॉल्वेंट था वहाँ पे पॉलीमर का सेगमेंट जा सकता है, और जहाँ पे पॉलीमर का सेगमेंट था वहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आ सकता है। तो उनकी जो आपस की साइड्स रहती है वो इंटरचेंजेबल रहती है। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। इन्होंने कहा कि जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल है वो सेम साइज़ के हैं और उनकी शेप भी सेम है। तो ये जो अजम्पशन थी ये थोड़ी फॉल्टी थी इसमें। और बाद में एक और थ्योरी आई जिसका नाम था ये फ्लोरी क्रिगबैम थ्योरी। इस थ्योरी ने इसको रिप्लेस किया कंसेप्ट को कि सेम साइज़ और सेम शेप पॉलीमर में पॉसिबल नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स की पॉलीमरिक चेन्स बनती हैं। तो ये वाला जो जनरलाइजेशन थी एज सच ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी इस मॉडल के हिसाब से। Only the molecule which are very close to each other do interact with each other, while distant molecules have negligible interactions। अभी अंडरस्टूड सी बात है। जब हम कह रहे हैं कि वो साइड्स चेंज कर रहे हैं आपस में, सॉल्वेंट और पॉलीमर के जो सेगमेंट है, तो अब जो नियर बाई सेगमेंट होगा वही अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है सॉल्वेंट के साथ। ऐसा तो नहीं होगा कि जो डिस्टेंट लोकेटेड सेगमेंट है वो उस पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ अपनी लोकेशन चेंज कर रहा होगा। तो अब ये कुछ जनरल थ्योरेटिकल एजम्पशंस थी इसकी। अब हम थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। ये डायग्राम प्रपोज है इसको समझने के लिए, और इस मॉडल का नाम है क्वासी क्रिस्टलाइन लैटिस मॉडल। जैसा हमने पहले कहा कि जो यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर रहने वाला है वो क्वासी क्रिस्टलाइन है, परफेक्ट क्रिस्टल की बात नहीं हो रही है। तो वो सेमी क्रिस्टलाइन कह सकते हैं आप इसको एक तरह से। तो ये मॉडल कैसे एक्सप्लेन कर रहा है पॉलीमर के सोल्यूशन को। अब ये देखो यहाँ पे जो ये ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी में दो डायग्राम्स है, ये लो मॉलिकुलर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी बी है, इसमें ये जो दो डायग्राम है ये पॉलीमर के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको क्लियर पिक्चर यहाँ से बनेगी कि पॉलीमर में और लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड में क्या फ़र्क रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है लो कंसंट्रेशन। मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि जो एम्प्टी सर्कल्स है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितने भी एम्प्टी सर्कल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स क्या, जो एक बॉक्सेस बने हुए हैं इस तरह से, जिसके अंदर ये एम्प्टी सर्कल या डार्क सर्कल कोई भी है तो पड़े हुए हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम कह रहे हैं लैटिसाइड्स। अब जो नॉर्मल डार्क सर्कल है उसको लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड कहा, और जो इस तरह का सेगमेंट है या जो सर्कल है उसको हम कह रहे हैं पॉलीमेरिक सेगमेंट, क्योंकि पॉलीमर क्या है, चेन बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेगमेंट है ये दोनों तरफ को कनेक्टेड है। तो ये सिचुएशन है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लोग एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा आसान होगा कि लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड में पॉलीमेरिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या फ़र्क रहता है। अब हम इसको देखते हैं लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि जहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जो सॉल्यूट है लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल NaCl हो सकता है ये, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे। दूसरी कंडीशन है कि हाई कंसंट्रेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, जो डार्क सर्कल है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। तो ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यही कंसेप्ट अप्लाई करें पॉलीमरिक सॉल्यूशंस के केस में, देन यू विल सी दैट जो पॉलीमर है वो इस तरह से लाई कर रहा होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, और ये जो फिर से वही जो एम्प्टी सर्कल है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और ये जो डार्क चेन आप देख रहे हैं ये पॉलीमर की चेन है। तो ये पॉलीमर का लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, ज़्यादा पॉलीमेरिक चेन आ जाएंगी सिस्टम में, तो ये हाई कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ से कुछ पॉस्टुलेट्स से, जो क्वासी क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ कि परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है कि जब नंबर ऑफ आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, एक तो वो लगभग सेम होंगे, दूसरी उनकी जो इंटरेक्शंस होंगी एक दूसरे के साथ वो भी लगभग सेम होंगी। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक सॉल्यूट पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारी इस तरफ को सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ गैप ज़्यादा बढ़ गया, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्रिस्टल में। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तभी हम इसको कह रहे हैं क्वासी क्रिस्टलाइन फॉर्म। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये था वो मॉडल जो फ्लोरी हगिन्स ने दिया टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द पॉलीमर इन सॉल्यूशन फॉर्म। अब इस मॉडल के हिसाब से हमने कुछ थर्मोडाइनमिक्स पैरामीटर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडाइनमिक्स और पॉलीमर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं,
तो उस हिसाब से हमने उसके कुछ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ डिराइव करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।